नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसएसए ऑनलाइन स्टडी पर। तो हम आज इस क्लास में ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जनरल नॉलेज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? प्रथम शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख, 10वां शिलालेख या 13वां शिलालेख? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कुल 14 बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 14 बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं और ये 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो कलिंग विजय का वर्णन है 13वें शिलालेख में, 13वें नंबर के शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। कलिंग विजय का वर्णन है तो उसमें कलिंग विजय सम्राट अशोक की विजय हुई थी। तो कलिंग विजय में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। इससे सम्राट अशोक का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने युद्ध त्यागने की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक विश्व इतिहास के पहले और एकमात्र शासक है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद युद्ध नीति के त्याग करने की घोषणा की। तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कलिंग युद्ध कब हुआ था ये अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में, तो कलिंग युद्ध हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 गाडविन आस्टीन या कामेट? तो दोस्तों पूरी तरीके से भारत में स्थित नंदा देवी है। दोस्तों नंदा देवी पर्वत शिखर पूरी तरह से भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है आपका 7817 मीटर। 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर K2 भी है, K2 लेकिन ये पूरी तरीके से भारत में नहीं है। ये हिस्सा, इसका थोड़ा हिस्सा चीन में चला जाता है। तो K2 हालांकि सबसे ऊंचा है लेकिन पूरी तरह से भारत में स्थित नंदा देवी है। और सबसे ऊंचे की बात करें विश्व की वह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन यह हिमालय में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 74? तो दोस्तों अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो इस चुनाव में, इसके निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार या भारत की सुरक्षा मुद्रण निगम लिमिटेड? तो भारत में सिक्कों की ढुलाई का अधिकार है आपका भारत सरकार के पास। भारत सरकार के पास भारत में सिक्कों की ढलाई का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वित्त आयोग समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति या लोक लेखा समिति? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1921 में, इसकी स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या है? ये CAG की रिपोर्ट की छानबीन कर यह सांसद को रिपोर्ट देता है। यह CAG की रिपोर्ट को छानबीन करता है
और सांसद को यह रिपोर्ट करता है। और रिपोर्ट किसको करता है दोस्तों? तो रिपोर्ट ये लोकसभा अध्यक्ष को करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रिपोर्ट किसको करता है? रिपोर्ट किसको देता है? ये लोकसभा अध्यक्ष को यह रिपोर्ट को सौंपता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? तो जैन धर्म अपनाया था अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो शासक है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपनाया था और जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर चंद्रगिरी पहाड़ी में संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। संलेखना विधि क्या होता है? उपवास के द्वारा, उपवास रहकर अपना प्राण को त्याग दिया था। तो संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण को त्याग दिया था। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान किसे कहा जाता था? ए फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका सही आंसर होगा जो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कहा जाता था। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इनके शासनकाल के बारे में हम जान लेते हैं। इनका शासनकाल था आपका 1325 से 1351 तक इनका शासनकाल था। कब से कब तक था? 1325 से 1351 तक। और इनका वास्तविक नाम था जूना खां था या उलुग खां था ठीक है दोस्तों, जूना खां था या उलुग खां इसका वास्तविक नाम था। और इन्हीं के समय में एक बात और याद रखिएगा, इन्हीं के समय में अफ्रीकी यात्री आया था। उसका नाम क्या था? ये कई बार पूछा जा चुका है। इब्न बतूता। इब्न बतूता नाम का अफ्रीकी यात्री आए थे इन्हीं के शासनकाल में। कब आए थे? तो 1333 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसे पागल सुल्तान क्यों कहा जाता था दोस्तों? इसको पागल सुल्तान इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये ऐसे फैसले लेता था जो कि बिल्कुल ही असफल हो जाता था, सफल नहीं हो पाता था, और ये बेतुके फैसले लेता था। इसी कारण से इसको पागल सुल्तान कहा जाता था। और इसलिए कई इतिहासकार ने ऐसा कहा कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या है चीन। उसके बाद आता है भारत का नंबर। भारत में लगभग 121 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर प्रतिशत की बात करें तो 70% दुनिया की कुल आबादी का लगभग 70% भारत में निवास करते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगर चीन की बात करें तो चीन में लगभग 19% निवास करते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या शिवराय पहाड़ियाँ? तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं दोस्तों, वहाँ एक पर्वतीय घाट का निर्माण हो जाता है और इसी को हम नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी। और यह नीलगिरी पहाड़ी कौन कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये 3 राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। तो आप इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोडा बेटा, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। तो आप एक क्वेश्चन से आप
बहुत सारे तथ्य आप जान सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से आप पढ़िएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इसे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला थी आपकी चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला थी। व्यास सम्मान है क्या? तो ये हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। दूसरे नंबर का ये सर्वोच्च सम्मान है हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला, जबकि प्रथम नंबर पर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जबकि दूसरे नंबर का पुरस्कार है हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला, वो है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? चित्रा मुदगल। इन्होंने 2003 में इनकी एक रचना थी आवा, उनके लिए इन्हें दिया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। और व्यास सम्मान के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी, ये स्टार्ट हुआ था सन 1991 में। सन 1991 में यह स्टार्ट हुआ था और यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह दिया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से इम्पोर्टेंट है सम्मान में? ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या लॉर्ड वेलेजरी? तो स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में प्रारंभ किया था। स्थायी बंदोबस्त है क्या? स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत दोस्तों जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया था। इनमें जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया था। जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया। तो ये किसानों से लगान की वसूली करते थे। तो किसानों से जब ये लगान की वसूली करते थे तो 10/11 भाग कंपनी को दे देते थे। कंपनी को दे देते थे 10/11 भाग, और 1/11 भाग वे स्वयं रखते थे। तो स्थायी बंदोबस्त लागू करने का उद्देश्य ये था अंग्रेजों का कि इससे लगान की प्राप्ति डेली होती रहे, कंपनी को लगान की प्राप्ति डेली होती रहे और अधिक से अधिक लगान की प्राप्ति हो। इसी कारण से इन्होंने स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। तो स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खान या नवाब सलीमुल्लाह खान? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी दोस्तों, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी सलीमुल्लाह खान ने। सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? तो 1906 में की थी। और कहाँ की थी? तो ये भी आपका अभी जस्ट MTS में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहाँ की थी? SSC MTS में पूछा गया था। तो ये ढाका में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ किया गया था? तो ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो इसके उद्देश्य क्या थे? क्यों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि वे अंग्रेजों की नज़र में मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना चाहते थे, और इनका एक उद्देश्य यह था कि एक कांग्रेस के प्रति भी घृणा फैलाना चाहते थे, और एक उद्देश्य यह था कि मुसलमानों की राजनीति की रक्षा भी करना चाहते थे। तो इस प्रकार से इनके ये उद्देश्य थे, इसीलिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय था लखनऊ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी सन 1950 में। सन 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आप इसको याद रखिए। लेकिन अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो गई है, तो आप इसको भी आप याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। तो भारत के उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री हुई थी, उनका नाम था सुचेता कृपलानी। उनका नाम क्या था? उनका नाम अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे आप? सुचेता कृपलानी। कब से कब तक? 1963 से 1967 तक। ठीक है दोस्तों, सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री यूपी की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? तो दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विभाजित करते हैं। ये दोस्तों मान लो कि बात, ये सतपुड़ा पर्वत है। तो इसके उत्तर में है आपका नर्मदा नदी, इसके जस्ट उत्तर में है नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण में है आपका ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और इसके दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत में 3 पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा पर्वत में, ये आपका सतपुड़ा पर्वत है, तो इसमें 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? राजपीपला, महादेव और मैकाल। कौन कौन सी है? राजपीपला, महादेव और मैकाल। ये 3 पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो नर्मदा निकलती है दोस्तों मैकाल के अमरकंटक चोटी से, जबकि ताप्ती निकलती है महादेव पहाड़ी के पास बैतूल के पठार से। तो ये मैकाल से निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी, जबकि ताप्ती निकलती है आपका महादेव पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं बिना किसी देरी के। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सतपुड़ा पर्वत। यदि वातावरण ना हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? तो दोस्तों, अगर यदि वातावरण बिल्कुल भी ना हो, अगर वायुमंडल ना हो, तो आकाश का रंग हमें काला दिखाई देगा दोस्तों। आकाश का रंग ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो कि राजा प्रथम के पुत्र हैं, तो इन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो संवहनी पौधों में पानी जाता है आपका जाइलम ऊतक से। जाइलम ऊतक से पानी ऊपर जाता है। जाइलम एक जटिल ऊतक है। ठीक है दोस्तों, जाइलम एक जटिल ऊतक है, एक प्रकार का ऊतक है। तो पानी जो है जड़ों से, ये पेड़ है दोस्तों, ये पेड़ है। ठीक है दोस्तों, ये पेड़ है और ये जड़ है। तो जाइलम ऊतक क्या करता है? पानी को ऊपर की ओर ले जाता है, पत्तियों तक, शाखाओं तक ले जाता है। जबकि फ्लोएम के बारे में मैं बता दूं, फ्लोएम खाना ले जाता है, खाद्य पदार्थ ले जाता है। फ्लोएम जब पत्तियां भोजन बनाती है, तो ये इंक चेंज कर लेता हूं दोस्तों। जब पत्तियां भोजन बनाती है तो उसको जड़ों तक ये नीचे ले जाती है, खाद्य पदार्थ को जड़ों तक लाती है फ्लोएम, है ना दोस्तों। तो जाइलम आपका पानी ले जाती है, जल ले जाती है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ ले जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, नमक का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नील आंदोलन? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चलाया गया था सन 1920 से यह 1922 तक चलाया गया था। 1920 से 1922 तक चलाया गया था। जबकि प्रथम किसान आंदोलन की बात करिए, जो महात्मा गांधी द्वारा ही चलाया गया था, तो प्रथम किसान आंदोलन की बात करें तो ये चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में चलाया गया था। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम जन आंदोलन था तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में, और चंपारण अगर पूछा जाए कि प्रथम किसान आंदोलन तो चंपारण सत्याग्रह। तो आप इसको याद रखिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? कौन सा द्वीप पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 समूह में विभाजित है, 3 देशों में विभाजित है? बोर्नियो, न्यू गिनी, तिमोर या मेडागास्कर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बोर्नियो। बोर्नियो 3 देशों में विभाजित है। तो दोस्तों ये है आपका बोर्नियो। तो ये आपका पूर्व का हिस्सा है, ये आपका पूर्व है। तो ये आपका ब्रुनोई है, ब्रुनई देशों में विभाजित है। और यहाँ पर है मलेशिया, ठीक है। तो इसमें आपका मलेशिया का अधिकार है। और जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी जो बड़ा वाला हिस्सा है, वो उस पर इंडोनेशिया का अधिकार है। तो इस पर बोर्नियो द्वीप में 3 देशों का अधिकार है, मलेशिया, पूर्व में ब्रुनोई, पश्चिम में मलेशिया और दक्षिणी हिस्से में इंडोनेशिया का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। और बोर्नियो जो है ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि सन्यासी विद्रोह एक प्रकार का हिंदू विद्रोह था, एक प्रकार का हिंदू विद्रोह था। तो सन्यासी विद्रोह सन 1763 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? सन 1763 में हुआ था। और यह क्यों हुआ था? तो तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया गया था। तो बंगाल के हिंदू सन्यासियों ने सन 1763 में विद्रोह किया है ना। तीर्थ यात्रा पर कर लगाया गया था, तो बंगाल के हिंदू सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप कर को वापस लिया गया अंग्रेज अधिकारियों द्वारा। तो 19वीं शताब्दी में बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, इसी विद्रोह पर आधारित है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? गन्ने का जब केमिकल रूप से चेंज होता है तो किसमें परिवर्तित होता है? तो सुक्रोज। तो गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? सुक्रोज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा यानी कि IFS अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है आपका प्रधान मुख्य वन संरक्षक। प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। इसका सृजन कब किया गया था प्रधान मुख्य वन संरक्षक का? तो 1966 में यह पद सृजित की गई थी। इसका काम क्या होता है? यह वन संपदा का संरक्षण करता है, जितने भी संरक्षण और संवर्धन करता है। यह प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष होता है। राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, आप ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन से अनुच्छेद के द्वारा हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317 और अनुच्छेद 318। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों अनुच्छेद 317। तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति हटाता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित या स्वतंत्र? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? जब निजी और सरकारी क्षेत्र साथ साथ मिलकर काम करते हैं तो इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत में मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी गई है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था काम करती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था काम करती है। आप इसे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कब अपनाया गया था? अगर क्वेश्चन में आए तो एग्जाम में आए तो 1948 में अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो
हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।